अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, जो खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली बेज़ाब्तियाँ बदउनवानियाँ हैं, उस हवाले से कुछ मज़ीद शवाहिद हमने हासिल किए हैं। हमने आपको कल ये बताया था कि किस तरीके से SDGs के नाम के ऊपर, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसके नाम के ऊपर कुछ स्कीम्स शुरू की गई। इन स्कीम्स की टोटल तादाद 7,259 बताई गई। इन स्कीम्स के तहत ये कहा गया कि तकरीबन वफाकी हुकूमत की तरफ से साल 2018 से 2022 के दरमियान, जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत रही, वफाक में अप्रूव्ड कॉस्ट इन स्कीम्स की तकरीबन 32.3 अरब रुपए बताई गई। और फिर ये कहा गया कि इसमें से तकरीबन जो अमाउंट रिलीज हुई, जो एक्चुअल फिगर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके मुताबिक वो 31.3 बिलियन थी। और फिर ये तमाम जो स्कीम्स थी, इसके पैसे कॉन्ट्रैक्टर को ट्रांसफर हुए। दावा ये किया गया कि इनमें से 50% स्कीम यानी 7,600 हैं, तो तकरीबन 3,682 स्कीम्स कंप्लीट हो गई और 3,500 जो थी वो इनकम्प्लीट स्कीम्स थी। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर उस वक्त मामला सामने आया जब सेनेट की एक ज़ेली कमेटी ने इस करप्शन को पकड़ा और बताया कि ये मजमूई तौर पर 33 अरब रुपए MNAs के थ्रू या MNAs और PWD के थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स की जेबों में तो गए, लेकिन ये पैसा आवाम तक या सड़कों पर या ऑन ग्राउंड हमें ट्रांसफर होता हुआ नजर नहीं आया, यानी हमें कोई काम होता हुआ नजर नहीं आया। इसको नैब को भी भेजा गया, इस केस को, इसके नोटिस हुए, इस पर कहा जा रहा है कि कुछ तहकीकात नैब भी कर रहा है, लेकिन काफी स्लो है ये कार्रवाई जो नैब की तरफ से की जा रही है। आज आपके सामने कुछ और शवाहिद भी हम इस हवाले से रखेंगे। आपके सामने कुछ अकाउंट स्टेटमेंट्स रखते हैं, जिन अकाउंट स्टेटमेंट्स के मुताबिक ये साबित होता है कि ये रकम कॉन्ट्रैक्टर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके हम आपको नाम नहीं बताते इस वक्त, और लेकिन इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इन स्टेटमेंट्स के मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्टर जिसके अकाउंट में तकरीबन 1.2 अरब रुपए ट्रांसफर किए गए। इसी तरह एक और जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर की स्टेटमेंट है, इसमें तकरीबन 70 करोड़ रुपए की जो क्रेडिट अमाउंट हुई और ये पैसे इनके अकाउंट में आए। इसी तरह से जब ये मामला पकड़ा गया करप्शन का, तो इन PWD के अफसरान ने और कॉन्ट्रैक्टर्स ने कुछ रकम वापस भी की कमेटी को, लेकिन फिर मामला कोर्ट में गया तो इस वजह से ये इस पे स्टे हो गया। लेकिन वो चेक्स भी हमारे पास हैं, जिन चेक्स से आप देख सकते हैं कि ये जो अमाउंट थी, क्योंकि पहले उन्होंने कन्फेस किया, कन्फेशन स्टेटमेंट बाकायदा हैंड रिटन दी PWD ऑफिशियल्स ने कि हम 10 दिन के अंदर ये अमाउंट रिकवर कराएंगे, क्योंकि काम नहीं हुआ और अगर हुआ तो डिफेक्टिव था काम, SDGs के तहत जो फंड्स था उनका। तो उन्होंने लिख कर दी स्टेटमेंट और उसके बाद वो चेक्स भी हमने आज हासिल किए हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि इन चेक्स के जरिए ये पैसा वापस किया गया इस कमेटी को। एक चेक तकरीबन यहाँ पर 90 मिलियन का है, एक 22 मिलियन का है, और ये 3 चेक्स हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी हुकूमत के अकाउंट में नेशनल एक्सचेकर को गए हैं। एक 15 मिलियन का चेक है जो वापस किए गए। इस तरह से ये तो कुछ अमाउंट है जो रिकवर हुई थी, वो भी इस कमेटी ने एक्शन लिया तो रिकवर हुई थी। ये मजमूई तौर पर 33 अरब रुपए की अमाउंट बनती है। इसके साथ साथ आज के शो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सवालात उठना शुरू हो गए। खैर पख्तूनख्वा के कुछ साबिक सूबाई वजीरों के किस्से आना शुरू हो गए हैं, साबिक MPs MNAs के किस्से आना शुरू हो गए हैं। असासों की जांच पड़ताल और असासों में होने वाले इजाफे की भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सामने आने लगी हैं, जिस पर हम आएंगे। और जितने शवाहिद हैं हमारे पास या जितने सवालात अब उठे हैं उस पर भी उस हिसाब से इस प्रोग्राम में आपके सामने इंफॉर्मेशन रखेंगे। लेकिन अभी आपको ये बता रहे हैं कि SDGs के फंड के हवाले से चेक्स भी हमने हासिल किए हैं, अकाउंट स्टेटमेंट भी हासिल किए हैं। और हमारे साथ प्रोग्राम में निसार मोहम्मद साहब मौजूद हैं, साबिक सूबाई रुकन असेंबली हैं। सरदार औरंगजेब साहब प्रोग्राम में साथ, जो कि साबिक सूबाई रुकन असेंबली हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, आपकी तरफ आते हुए पहले ये SDGs के नाम के ऊपर पैसे ट्रांसफर हुए, आज हमने नाज़रीन को हम ये दिखा रहे हैं कि बाकायदा कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए और ये पैसे 33 अरब रुपए बनते हैं पिछले चल के। फिर चेक्स वापस भी किए कमेटी को कि जी करप्शन हो गई और कोई काम नहीं हुआ। ऐसे ऐसे दावे भी मुज़ैका खेज थे कि 5 दिन के अंदर 30 लाख फुट काम हो गया। क्या वहां पर काम कुछ हुआ सरदार साहब, या फिर ये सब जो था वो फेक ही हुआ? आपने ऑन ग्राउंड कुछ देखा? जिन 24 अजला का जिक्र था कि इनको ये फंड्स गए हैं MNAs को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जो इस प्रोग्राम के नाम से हवाले से इसको आप जो तकवीयत दे रहे हैं बेनकाब, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की खुशकिस्मती है कि आप जैसे लोग सहाफत में मौजूद हैं, मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, जो करप्शन और चोरी को सामने लाते हैं। इन्होंने 3.5 साल 4 साल जो हुकूमत की है, सिर्फ चोर चोर के नारे लगाकर, बस ये इसके अलावा इनसे और कुछ हो नहीं सका है, और चोर ये खुद निकले हैं। अब देखें, जो जिन स्कीमों का आप जिक्र कर रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर इनका कोई 1-2% भी निशान मौजूद नहीं है। तो ठेकेदार इतनी हैवी रकम निकाल के ले गया है, महकमे ने उसको दे दी है, और अब ये जिस तरह इनकी ये वो चीजें सारी सामने आ रही हैं, तो ये इनके लिए मैं समझता हूँ कि जो
रियासत मदीना के दावेदार थे, जो करप्शन 90 दिन के अंदर खत्म करने के दावे करते थे। तो ये इनके लिए बड़ी शर्मनाक बात है। और ये मैं समझता हूँ जी कि आप जरा इस सूबे के ऊपर अगर जाएं, जो सूबे के 32 महकमे हैं, 30 महकमे हैं, उनके ऊपर अगर जाएं, मिनिस्टरों की ने जो करप्शन की है, इस सूबे का बेड़ा करके इन्होंने रख दिया है। यही सूबा था जो जो सिर्फ 87 अरब रुपए का मकरूज था। आज यही सूबा है जो 997 अरब रुपए का मकरूज है। और अच्छा साहब, अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछूं, क्योंकि इसमें 24 अजला हैं जिनमें ये पैसे ट्रांसफर हुए, इसमें स्वात का जिक्र है, चारसद्दा का जिक्र है, पेशावर को 3 से 4 अरब रुपए गए। तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप वहां पर हैं इस वक्त और आप आवाम में भी रहते हैं, ये मुझे बता सकते हैं कि आपने देखा है कि ये काम 1% भी या 10% भी या 20% भी कहीं हुआ है? ये SDGs का काम कुछ ऑन ग्राउंड कुछ हुआ है जो दावे हुए हैं? जो पैसे आए हैं जी, उनमें से कोई 1% भी पैसे लगे हुए हमें नजर नहीं आते हैं किसी जगह। ये जुबानी जमा तफरीक है और किसी भी जगह ये इसका सबूत नहीं दे सकते हैं। कोई रोड बना है, कोई अस्पताल बनी है, कोई और ब्रिज बना है या कोई और तरक्याती काम। जो स्कीम तो वो होती है ना जो स्टार्ट और उसको मुकम्मल कर दिया जाए। ये 50% तक भी अगर उसके ऊपर काम हो तो ये ऐसी, मैंने तो कोई इनकी स्कीम नहीं देखी। नहीं तो इन्होंने तो दावा किया हुआ है कि 3682 स्कीम्स कंप्लीट कर ली हैं और इसी वजह से इन्होंने पैसे भी सारे जो है रिलीज भी कर दिए। यानी 50% कहा कि स्कीम्स हमने कंप्लीट कर दी और 32 अरब की उसकी कॉस्ट थी, 31 अरब रुपए इन्होंने निकाल भी लिया अकाउंट से, रिलीज भी हो गए, पैसे चले भी गए आगे। आप कह रहे हैं काम कुछ भी नहीं हुआ है, एक भी स्कीम पे नहीं हुआ है? ये इनके कहने के मुताबिक है जी, ये इनके कहने के मुताबिक है। ऑन ग्राउंड अगर इन चीजों को देखा जाए, इनकी इंक्वायरी की जाए, तो ये 32 अरब रुपए का जो दावा करते हैं, मैं नहीं समझता कि 10 अरब रुपया भी लगा हुआ हो। 32 अरब तो दूर की बात है। और निसार साहब, मैं आपकी तरफ भी आना चाहूंगा। आपके लिए क्या ये एक, जिसे कहा जाए कि एक शौक होता है ना सुन के कि भाई ये क्या खबर आ गई, आपको लग रहा है या फिर आप समझ रहे हैं कि ये होना ही था? और ये जो 33 अरब रुपए ये गए वफाक की तरफ से, आपको कई सड़कों पर काम होता हुआ, पाइप वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क, रोड वर्क कुछ होता हुआ वहां देखा है अपने हल्के की? अगर मैं आपसे पूछूं बात तो सफियान साहब, बहुत अहम मामले पे हम इधर बैठे हुए हैं और आप लोगों का मशकूर हूँ, आपका चैनल का भी मशकूर हूँ कि हमें भी इस तरह मौका दिया गया कि हम भी अपने इलाके के जितने भी उधर मसाइल है या उधर पे जो गोश्त कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उस पे हम बात करें, जो करप्शन हुआ है। तो मेरे ख्याल में 35 अरब का जो मामला है ये तो बहुत बड़ा है और ये इसमें अगर नलोटा साहब ने तो ये भी बताया, सरदार साहब ने, कि 10 अरब भी नहीं लगे। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 अरब भी नहीं लगे हुए हैं। अच्छा। अगर 5 अरब लगे होते तो कुछ नज़र तो आता। मैं तो एक्स-फाटा से हवाले से बात करूँगा। एक्स-फाटा के हवाले से हमारे जब पैसे आ रहे थे AAP प्रोग्राम में, तो उससे 43 अरब रुपये वज़ीर आला साहब ने हमसे चुरा लिए और हमने असम्बली में उससे पूछा, ऑन द फ्लोर रिकॉर्ड पे है कि आप हमें खुददारा हिसाब दे कि हमारे ये पैसा कहाँ गए। वो हमारा जो वो था अकाउंट जर्नल, वो तो ये एक्सेप्ट कर रहा था कि ये पैसे आए हुए, लेकिन उसको ये पता भी नहीं था कि ये पैसे है चले गए किधर। चुरा लिए आप कह रहे 43 अरब रुपए चुरा लिए गए। निसार साहब थोड़ा एलैबोरेट करें, किस तरह चुरा लिए और किसने चुरा लिए? वज़ीर आला कैसे चुरा लिए? चुरा के कहीं और खर्च कर दिए? मैं ये कह रहा हूँ कि AAP प्रोग्राम एक्स-फाटा के लिए जो पैसे आ रहे थे एक्सेलरेशन प्रोग्राम में, तो उसमें जो है ना ये पैसे हमसे जो है ना हमारे फंड से यानी एक्स-फाटा के साइड से उसको चुरा लिए गए और पता नहीं कि किधर ये लग गए। लेकिन सुना है कि सारे स्वाद को चले गए, नौशेरा और उस वगैरह साइड पे चले गए। लेकिन मेरे हल्के में जो है ना 1-2 रोड इन लोगों ने किए थे और जब हम आए उससे पहले इन लोगों ने इफ्तिताह किया हुआ था, लेकिन बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। 2-3 सड़कों का किया हुआ है, अभी तक वैसे पड़े हुए जिस तरह है पहले थे, बिल्कुल इससे ख़राब है। ठेकेदार आके उसको तोड़ मड़ोड़ करके वहाँ पे छोड़ कर चले गए वापस ठेकेदार। और इसके अलावा जो मेरे हल्के में इरिगेशन में 86 करोड़ रुपए इन लोगों ने लगाए। आप लोग आ जाए, कैमरा है आप लोगों के पास, हमारे इलाके में घूमे फिरे, सर्वे करे, कहीं भी आपको कोई इरिगेशन का सिस्टम या कोई इरिगेशन का कोई और प्रोग्राम नज़र आ रहा हो तो आप लोगों को दिखाएंगे। इन 86 करोड़ रुपए मेरे हल्के में सिर्फ 103 में डूब गए और ये वैसे चले गए। तो
करप्शन रोज अव्वल से था। और करप्शन का बुनियादी वजह हमें ये भी नजर देख रहे हैं कि जब हमारे पार्टी ने हुकूमत छोड़ रहा था तो ये सुबह 87 अरब का मखरूज था और अभी ये 987 से आगे निकल चुका है। ये पैसे जब आए इन लोगों ने कर्जा भी लिया और कर्जा जो है ना ये किधर गया। अगर कर्जा आवाम के फिलाब बूथ पे लगाया होता तो आप लोगों को नजर आया होता। आपने सुना होगा हमारा एक मिनिस्टर साहब था कामरान बंगश, वो एक नौकरी के पीछे पैर रहा था, इलेक्शन से पहले नौकरी के पीछे पैर रहा था कि मुझे एक नौकरी मिल जाए और अभी वो बंदा जो है ना फ्लोरों का मालिक है। इस तरह हमारे मिनरल मिनिस्टर को अगर देखें, इस तरह सारे मिनिस्टरों को देखें तो इतने बड़े बड़े उसने किए हुए। और एक रिलीफ मिनिस्टर आया हुआ था, वो एक फाटा से लिया हुआ था। खुदा की कसम हर एक ने अपने एक एक भाई को बैठा के एक एक नौकरी के एक स्केल को 1 लाख से ऊपर बेचते थे, क्लास 4 के 4 लाख पे बेचते थे। और इससे फिर जो है ना आगे इस तरह अगर 12 स्केल 13-14 स्केल जो भी नौकरियां होती इस तरीके से इन लोगों ने रकम बटोर रहे थे। ये बड़ी बड़ी अहम बात है क्योंकि आज आप जो बता रहे हैं एक्सपार्टा के हवाले से कि किस तरह स्कीम्स के नाम पर पैसा ऑन ग्राउंड खर्च नहीं हुआ, और यही तफसीलात हम भी आपके सामने नाज़रीन रख रहे हैं। कर्जों पे बात हुई है, जो साबिक सूबाई हुकूमत है उसका मौक़िफ़ क्या है ये भी आपके सामने रखेंगे, और कर्जों की एक्चुअल फिगर्स क्या है, किस स्कीम के लिए कितना कर्जा लिया गया ये भी रखेंगे। और साथ साथ जो कहानियां सामने आ रही हैं करप्शन की, इन कहानियों की कोई तस्दीक हो सकती है नहीं हो सकती, इन पर डिस्कशन करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम इंकशाफात, कुछ और अहम हकायक और सबूत मंजर आम पर आपके सामने लेकर आए। आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह मुख्तलिफ चेक्स इशू किए गए, रिकवरी अमाउंट की जो मुबैना तौर पर करप्शन थी तस्लीम किया गया, लिख कर कन्फेशन हुए, और फिर ये कॉन्ट्रैक्टर्स को जो अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए उसके सबूत भी आज हमने हासिल किए। आपको बता रहे हैं कि किस तरह उनके अकाउंट्स में पैसे आके गिरे, फिर वो निकाले गए पैसे और काम सड़कों पर कुछ नहीं हुआ। क्योंकि हमारे साथ 2 मोअज़्ज़ज़ रुकन भी हैं सूबाई असेंबली के साबिक, और दोनों सीनियर सियासतदान हैं। वो बता भी रहे हैं कि उनके हलकों की क्या सूरत हाल थी, क्योंकि हम आपको ये भी साथ साथ बता रहे हैं कि ये जो पैसे ट्रांसफर हुए ऑन ग्राउंड उन हलकों में कोई काम होता हुआ हमें नजर नहीं आया। अब आते हैं कर्जों के दावे की तरफ, क्योंकि कर्जों के हवाले से सूबाई हुकूमत के साबिक अहम वजीर एक दावा दोबारा किया कि उन्होंने एक मुस्तहकम खजाना छोड़ा था। उन्होंने दावा क्या किया वो और उसके हकायक क्या हैं आपको बताएंगे। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। उन्होंने क्या कहा? 70% से ज्यादा वसाइल उसके ओन सोर्स वसाइल है, चाहे वो खुद पैदा करता हो चाहे वो उसका हिस्सा है वफाकी महसूलात में। तो ये है असलियत, ये है इमरान खान की कारकर्दगी, और ये है वो हमारी पोजीशन जिसकी वजह से हमारे आखिरी 6 महीनों में जब पीडीएम की हुकूमत ने हमें दिवालिया करने की भी कोशिश की तो हमने अपना होमवर्क किया, हमने सूबे का बैलेंस 50 अरब से ज्यादा किया, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इनकी सारी कोशिशों के बावजूद हमने खैबर पख्तूनख्वा को दिवालिया होने नहीं दिया, बल्कि एक मुस्तहकम खजाना छोड़ा। तो ये है वो कि दावा कि हमने मुस्तहकम खजाना छोड़ा। हम आपको ये बताते हैं कि ऑफिशियली तो इनका डेट बुलेटिन कहता है कि 360 अरब के कर्जे हैं, लेकिन जो पाइपलाइन में कर्जे हैं उनका तस्करा नहीं होता। आज हमने वो ब्रेकअप करके आपके सामने रखा है कि कितने कर्जे इस वक्त हैं और कितने कर्जे ऐसे हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, या वो दोनों सूरतों में जो लिए जा चुके हैं और वो जो कि आगे मजीद आगे इनकर करने हैं या मजीद रिलीज होने हैं, जिनके मुआहदे ये कर चुके हैं, यानी सूबे को बर्डन में डाल के गए, डेट बर्डन में। जो 9 साल की हुक्मरानी रही है, इसमें अगर टोटल बैरूनी कर्जों का हजम बताएं तो वो 1000 अरब से तजावुज कर जाता है। वो 1002 अरब 48 करोड़ 90 लाख रुपए जो सूबाई हुकूमत क्लेम करती है। जो अब तक के कर्जे हैं वो 359 बिलियन है, जैसा मैंने कहा कि अराउंड 360 बिलियन 360 अरब रुपए हैं। 2 मंसूबों पेशावर बीआरटी और खैर पख्तूनख्वा सिटीज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए मजमूई तौर पर 209 अरब के मजीद कर्जे, 209 अरब 90 करोड़ रुपए के मजीद कर्जे हासिल किए जाएंगे। इसी तरह पेशावर बीआरटी के लिए हासिल कर्जे जो हैं वो 109 अरब 50 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, और 6 शहरों की तरक्की के लिए 100 अरब मजीद लिए जाएंगे। मुख्तलिफ
मंसूबों के लिए मालियाती और तरक्याती इदारों से मजीद 606 अरब रुपए हासिल करने के मुआहिदों पर दस्तखत हो चुके हैं और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से 304 अरब रुपए, एशियाई तरक्याती बैंक से 159 अरब रुपए कर्जा लिया जाएगा और तवानाई के मंसूबों के लिए 16 अरब 20 करोड़ 80 लाख और ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए 24 अरब 95 करोड़ 20 लाख रुपए लिए जाएंगे। तो ये वो नाज़रीन डिटेल्स हैं कि जब ये कहा जाता है कि हमने कर्जे नहीं बढ़ाए तो पाइपलाइन में जो कर्जे जो मुआहदे करके गए उनकी तफसीलात भी आज हमने आपके सामने रखी हैं। सरदार साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि निसार साहब ने अपने हल्के की सूरत हाल से अवाम को आगाह किया कि वहां पर किस तरह रकम दिखाकर खर्च नहीं की गई और इस्तेमाल भी नहीं हुई, लेकिन रकम दे दी गई कॉन्ट्रैक्टर को। आप अपने इलाके की, अपने हल्के की और अपने जो आपने देखा है अपनी ऑब्जर्वेशन का नाज़रीन को प्लीज बताइएगा सरदार साहब। जी, मैं अपने हल्के की अगर आपको पोजीशन बताऊं जी, क्योंकि यहाँ पे जो फंड इन्होंने रखा है 2016-17 के जो मंसूबे हैं सड़कों के जी, स्कूलों, अस्पतालों के, आप यकीन करें जी अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुए। 18, 19 और 20, 21, 22 तो बाद की बात है। ना उनके लिए इनके पास कोई फंड था, ना इन्होंने कोई फंड दिया है। और जो मंसूबे शुरू हुए हैं वो यानी ग्राउंड के ऊपर नहीं है। पता नहीं ठेकेदार किस तरह पैसे निकाल के ले गया है और बामरियान है कि हुकूमत इनकी थी और उन्होंने कोई परवाह नहीं की है। और ये कह रहे हैं कि जी सूबाई वजीर खजाना साहब के पास 2 वजारतें थी, एक सेहत की वजारत थी और एक खजाने की थी। दोनों महकमों का इसने बेड़ा गर्क किया है। मैं आपको अपने हजारा के अंदर एक ही हमारा यू मेडिकल कम्प्लेक्स है, इतनी बेहतरीन हालत थी उसकी इनकी हुकूमत आने से पहले, और इन गुज़श्ता 7 सालों में 8 सालों में उसका बेड़ा गर्क हुआ है। उसकी बिल्डिंग की अगर आप हालत देखें तो कोई रिपेयरिंग उसमें नहीं हुई है। जो इन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नेंस वहां पे बनाया है वो इमरान खान साहब का चाचाजाद भाई है, वो अमेरिका में बैठ के अस्पतालों को चला रहा है। यानी हेल्थ के हवाले से अगर आप देखें, एजुकेशन के हवाले से देखें, जो इन्होंने एनरोलमेंट का ऐलान किया था कि हम उसको बढ़ाएंगे, आगे स्कूलों के 2 कमरे हैं प्राइमरी स्कूलों के और वो 3 तक नहीं कर सके हैं, 4 कमरों तक नहीं कर सके हैं। एनरोलमेंट बढ़ाने का क्या फायदा है? बच्चों को आप किधर बिठाएंगे, बच्चियों को किधर पढ़ाएंगे? और जो मेरा तो ताल्लुक अपोजिशन से रहा है, बदकिस्मती से मैं 3 दफा अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जीता हूँ, 3 दफा मैं अपोजिशन में रहा हूँ। 1 दफा हैदर खान मोती साहब वजीर आला थे और मैं ये नहीं है कि आज वो नहीं है चीफ मिनिस्टर हमारे, लेकिन उस वक्त उन्होंने जो अपोजिशन और हुकूमत के लोग थे उनको बराबर फंड देते थे और कभी हमें मायूस उन्होंने नहीं किया। जब से ये आए हैं इन्होंने हमें बिल्कुल एक दीवार से लगाने की कोशिश की है और जो हमारे जो फंड हमें दिए भी गए हैं जी, उनके फंड रिलीज नहीं हुए हैं। अच्छा, स्कूलों के हवाले से आपने जिक्र किया है तो मैं स्कूलों के हवाले से जो बच्चे बाहर हैं स्कूलों से, इस हवाले से हमारे पास कुछ लोगों के कमेंट्स भी हैं बच्चों के भी और स्कूलों की सूरत हाल के ऊपर। हम आपको एक पैकेज है दिखा भी देते हैं नाज़रीन, क्या है सूरत स्कूलों के साथ सामने, तो ये भी आपके सामने रखते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में आखिर क्या हाल हुआ है, किस तरह बुरा हाल हुआ है। लेट्स से क्या हुआ। 5 से 16 साल की उम्र की तकरीबन 52% ऐसी बच्चियां हैं जो स्कूल नहीं जा रही हैं, जबकि जो नए जमशुदा कबायली अजला हैं तकरीबन 1 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो स्कूलों के अंदर जो है वो नहीं जा रहे हैं। 34,000 स्कूल हैं हमारे उन बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए जो ऑलरेडी तालीमी निज़ाम में हैं, जो कि 5.4 मिलियन है। तो स्कूलों की ये सूरत हाल है। जैसे सदा आप ये बताइए कि इसमें मुलव्विस फिर आप किसको समझते हैं? क्योंकि अगर ये फंड, ये तो वफाक का फंड था, सूबाई अलग फंड होंगे, तो ये थ्रू MNA उसके बाद PWD कंस्ट्रक्शन के जो काम थे आप उनको जिम्मेदार समझते हैं या आप समझते हैं सूबाई सतह के ऊपर ये वुज़रा जिम्मेदार थे? इस पूरे आपके हल्के की अगर जो सूरत हाल आज है, आप अक्यूज किसको समझते हैं? कौन कौन जिम्मेदार है, कौन कौन से ऑफिशियल जिम्मेदार हैं कि अगर ये फंड खर्च भी हुए लेकिन आप पर नजर नहीं आए ग्राउंड पे? तो देखिए जी, जो डिपार्टमेंट हैं, जो महकमों के सरबराह हैं, सबसे जिम्मेदारी तो उनकी थी। और फिर जो लोग फंड लाते हैं, MNAs, MPAs, मिनिस्टर, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अपने हल्कों में जो पैसा लाते हैं उसको ईमानदारी से, दयानतदारी से खर्च किया जाए, अवाम के ऊपर खर्च किया जाए। उसमें जो मटीरियल है वो सही तरीके से उसका इस्तेमाल होना चाहिए, उसमें कोई करप्शन ना हो, उसकी निगरानी की जाए। तो ये इन्होंने तो इस तरह किया है जिस तरह कोई चंद दिन लगाने वाली बात थी इस हुकूमत की। और इनके जो वज़रा साहिबान थे और हुकूमत के, मैं तो समझता हूँ ये सूबाई हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो चेक रखती कि जो पैसा इन्होंने दिया है कि क्या वो ग्राउंड के ऊपर लगा है या नहीं लगा है, उसमें कितनी करप्शन हुई है और मटेरियल किस तरह का इस्तेमाल किया गया है।
तो इन्होंने कोई परवाह नहीं की है, ना इन्हें कोई परवाह थी कि कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है। मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह उस दिन ऑडिट रिपोर्ट आई है, आप देखें 44 अरब 93 करोड़ रुपया एक साल 21-22 की जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसमें करप्शन की नजर हो गया है। और ये कहते हैं जी कि हमने पीडीएम ने हमें फंड नहीं दिया है, मिनिस्टर साहब वजीर खजाना साहब कहता है कि उन्होंने हमारी मदद नहीं की और हमने अपने वसाइल के ऊपर सूबे को जो है वो बड़ा मुस्तकम किया है, उसकी माली पोजीशन। तनख्वाहों के पैसे तो है नहीं है सरकारी मुलाजमीन के लिए, और इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। पीडीएम के तो 6 महीने हुए हैं या 7 महीने हो गए हैं पीडीएम की गवर्नमेंट के। 3.5 साल मरकज में भी तरीके इंसाफ की हुकूमत थी, सूबे में भी तरीके इंसाफ की हुकूमत थी। मैं हैरान हूं कि क्यों नहीं ये अपना हक जो है मरकज से इन्होंने लाया है। इनकी अपनी गवर्नमेंट थी, उसमें एनएफसी का कार्ड और दूसरे जो सूबे के हकूक थे उनको लाने चाहिए थे और सूबे के ऊपर खर्च करने चाहिए। फंड्स लिए ना इन्होंने 35 अरब रुपए के, और सूबे पे खर्च तो नहीं हुए बल्कि पता नहीं किन की जेबों में चले गए। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम आते हैं और इस ब्रेक के बाद आपको ये किस्सा भी सुनाते हैं, क्योंकि सिर्फ पेशावर से ही किस तरह की करप्शन की आ रही हैं, साबिक सूबाई वज़रा की और दास्तानें आ रही हैं। जो तफसीलात अब तक हैं हमारे पास वो रखेंगे आपके सामने, कुछ अहम सवालात भी उठाएंगे। साथ साथ वहाँ पर जो ताजिर बरादरी है वो कितनी कंसर्न है दहशतगर्दी को लेकर, ये भी आपको मौक़िफ़ सुनवाएंगे सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपको ये बताएं कि साबिक सूबाई जो काबीना के अरकान उनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के किस्से सामने आना शुरू हो चुके हैं। कुछ इतलात के मुताबिक साबिक अरकान असेंबली के खिलाफ करप्शन इल्जामात में थे और खैर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा रहने वाले पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ बाकायदा पार्टी की अपनी तंजीम ही सरगर्म हो गई है। इतलात ये भी है कि पार्टी तंजीम समेत मुख्तलिफ विंग्स और पार्टी के दरीना कारकुन भी साबिक वज़रा और काबीना अरकान के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। सबूत इकट्ठे करना, एंटी करप्शन और नैब जाने का फैसला भी हुआ है और साबिक अरकान के मुंतखब होने से कबल के असासे और मौजूदा असासों की भी छानबीन की जा रही है। साबिक अरकान के खिलाफ तहकाती इदारों में दरख्वास्त देने की भी लोग इरादे रख रहे हैं और मनपसंद अफराद की भर्तियां, तरक्याती फंड में कमीशन के हुसूल मुबैना तौर पर और ठेकों के अलॉटमेंट के संगीन इल्जामात भी आयद किए जा रहे हैं। पहले ही जो पीटीआई की मुख्तलिफ तंजीमें अपने मुंतखब अरकान पर इल्जामात लगा चुकी हैं और साबिक वजीर के खिलाफ वज़ीर आला हाउस के बाद तुलबा तंजीम ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया था। पहले से ये आवाज़ें आ रही थी और अब इन आवाज़ों में मजीद शिद्दत आ चुकी है। मैं मिसाल के तौर पे आपके सामने रखता हूं, क्योंकि हम ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है तमाम ऐसे वज़रा के लिए। नाम अभी किसी का नहीं, लेकिन जैसे आदिल शाहजेब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, आपके सामने वो ट्वीट भी रखते हैं। उन्होंने कहा जी कि हुकूमत के आखिरी दिन एक अहम वजारत में डीजी ट्रांसफर करवा के किसी और को लाया गया। खबर यह है कि पोस्टिंग 2 करोड़ रुपए में हुई और फ्रंटमैनों को 2 प्लॉट्स भी दिए गए। साथ साथ उन्होंने एक और सूबाई वजीर का जिक्र किया। उन्होंने कहा एक और सूबाई वजीर 1 अरब और कुछ करोड़ में फ्रंटमैन के जरिए 2 उसने प्लाजे खरीदे और कोहाट में एक मिल भी लगाई, जिसका वाहिद कारोबार एक आटे की खरीदो फरोख्त की दुकान था। इस हुकूमत में आने से कबल उसने एक कोहाट में मिल भी लगा ली और साथ साथ उसने 1 अरब और कुछ करोड़ रुपए में 2 प्लाजे भी खरीद लिए। इसी तरह से उन्होंने मजीद लिखा कि एक वजीर साहब जो पहले 5 मल्ले के घर में रहते थे, अब वो 3 कनाल के घर में रह रहे हैं। और ये सिर्फ उन्होंने कहा जी कि इत्तलात पेशावर से आ रही हैं, दीगर अजला का जिक्र आप छोड़ दें, सिर्फ पेशावर की ये खबरें हैं कि किस तरीके से यहाँ लूट मार की गई है। मैं निसार साहब आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये तो हैरानकुन तफसीलात हैं। अगर ये हुआ है इजाफा सूबाई वज़रा के एसेट्स में, किसी का नाम लिया क्योंकि अभी हम इस प्लेटफॉर्म में वो है नहीं, लेकिन आपको लगता है कि नैब शुड टेक दिस अप और बाकायदा ऑथेंटिक तरीके से न्यूट्रल रहकर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि एफबीआर में पहले कितने डिक्लेयर हुए थे और अब कितने एसेट्स डिक्लेयर हुए इन लोगों के? सिफान साहब, ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरे ख्याल में अब तक कुछ होना चाहिए था। नैब को उधर पे हाथ डालना चाहिए था, एंटी करप्शन को हाथ डालना चाहिए था। मेरे पास जो है ना ज़ाती मैंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर मैंने करप्शन की बात की, वज़ीर तालीम की, तो वज़ीर तालीम को फिर मैंने बताया कि मेरे ये लोग वॉइस मैसेजेस मेरे पास थे कि ये हमारे जो एक्स फाटा के जितने प्रोजेक्ट थे इसको रेगुलर कर रहे थे। ये लोग जब ये रेगुलर कर रहे थे तो इसमें एजुकेशन के साइड पे जितने भी थे बंदे, तकरीबन उसमें बिक्स में 739 टीचर थे और पीएमयू लेक्चरर्स थे, वो तकरीबन 281 समथिंग से ज़्यादा थी। तो पीएमयू लेक्चरर से 4
4 लाख रुपए पर हेड मांग रहे थे रेगुलराइजेशन के लिए। अच्छा। और ये बेक्स टीचर से 1 लाख रुपए की कलेक्शन कर रही थी और कलेक्शन हो भी चुकी थी। मेरे पास सबूत भी मौजूद है कि कलेक्शन हो भी चुकी थी। लेकिन जब हमने उस पर जो है ना असम्बली के फ्लोर पे मैंने आवाज़ उठाया तो फिर इन लोगों ने इनके रेगुलराइजेशन को रोक दिया। इतनी ज़्यादा जुल्म इन लोगों के साथ किया कि मैंने उसको कहा कि मेरे पास ये सब कुछ मौजूद है। लेकिन मैं आता हूँ, मैं सिंपल सा एक मिसाल देता हूँ। ये हमारा जो सेहत का मिनिस्टर जो है, मैंने असेंबली के फ्लोर पे वही जो हमें मच्छरदानियाँ दे रहे थे तो वो एक्सपायर दे रहे थे, उस पर एक्सपायरी डेट लिखा हुआ था। तो मैंने उसको उठा के असेंबली में मैंने उसको उठाया। मैंने कहा कि खुदारा अगर कबाइल को आप सही सेहत नई सहूलतें नहीं दे सकते तो उसको एक्सपायर चीज़ें तो न दिया करें ना। तो फिर उस पर वो हंस रहे थे, इसलिए कि मेरे ज़िले में 83 करोड़ के वो तकसीम हो रहे थे और एक मच्छरदानी की कीमत उस टाइम 1450 रुपये था। और जब वो तकसीम कर रहे थे लोगों को एडवाइस दे रहे थे कि इसको पहले 2 ले, इसलिए कि उसका वो जो ख़तरनाक वो मौलिक एक्सपायरी वो है वो ज़ाया हो जाए। तो ये साथ उसको एडवाइस दे रहे थे। और मैं अपने एमएनए के हवाले से कुछ मज़ीद बताना चाहता हूँ। मेरे एमएनए साहब का जो है ना, पहले न इसके साथ कोई गाड़ी था, इसके सारा फैमिली जो है, सारा फैमिली कज़न भाई सारे क्लास 4 है। एक भाई वापडा में ड्राइवर था, एक लोकल गवर्नमेंट में क्लास 4 था और ये खुद ही बजाते खुद क्लास 4 के लिए हाथ पाँव मार रहा था कि मुझे कोई क्लास 4 भर्ती करा दे। इसके साथ कुछ भी नहीं था, लेकिन वो पीटीआई की हवा में चला गया। और वो जब आए ना तो अभी वो किस चीज़ के मालिक है मैं बता देता हूँ। गलनई में एक क्रश प्लांट, बड़ा प्लांट लगा हुआ है, 17 लीजेस ये अपने फैमिली के लिए और उसमें कुछ उसके शेयर है या दोस्तों के 17 तकरीबन लीजेस है। कारखाना है मोहम्मदगढ़ में मार्बल कटर का और तेल के पंप से प्रॉपर्टी बनाई हुई है। और ये 38 करोड़ रुपए इन लोगों ने कैश पाक पीडब्ल्यूडी थ्रू जो है ना उसको ठेकेदार को कैश में पेमेंट किया था। और उसने जो पाइप हमें उधर ले आया था कि ये पाइप हम दे रहे हैं, वो पाकिस्तान में नहीं बन रहा है, वो बाहर से बनवा के लाएंगे। लेकिन इन लोगों ने 2-3 दिन में ये सारा कुछ कर दिया, मामला साफ कर दिया, हाथ जो है ना उस पर साफ कर दिया और ये हुआ। ये पाइप डाला यहाँ पे नहीं, उसके जो है ना इसका हिसाब लगा ये पाइप वही पाइप तो नहीं है जो 26,40,000 फुट मोमन से इन्होंने कहा हमने डाला है और उसके पैसे भी निकाल लिए? तो वही पाइप की मैं बात कर रहा हूँ। वही पाइप आप बताइए कितना फुट डाला था इन एक्चुअल 26 लाख में से कितना फुट डाला था ऑन ग्राउंड, या 1 फुट भी नहीं डाला? 1 फुट भी नहीं डाला था। वो पाकिस्तान में बनते ही नहीं, बाहर से ऑर्डर करवा के फिर आएंगे ना। 3 दिन में तो बाहर से ऑर्डर नहीं आ सकता ना। 3 दिन में सब कुछ हो गया है ना, पेमेंट भी हो गया, टेंडर भी हो गया है, पेमेंट भी फिर बाद में हो गया, टेक्निकल सेंक्शन इस 3 दिन में हुआ है और फिर ये सब कुछ समेट के फिर पैसे बांट दिए थे आपस में। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इससे आप अंदाजा लगाए, अगर एक बंदा जिसके एक क्लास 4 की हैसियत न हो और वो इतना पैसे कमाते हैं तो बाकी लोग जो मिनिस्टर थे होते वो कितना बना देते हैं। मैं उसकी बता रहा हूँ, एक हमारे सेहत की डीजी थी, 1 दिन पहले उसको ट्रांसफर कर दी गई डीजी हेल्थ को। और उसकी बजाय जब ये हुकूमत छोड़ रहे थे उसकी जगह कोई और ले आई, पता नहीं इसने कितने लिए होंगे। और ये से हमारा जुल्म ये हुआ है ना इन लोगों के, इन लोगों ने हमारे एक्स-फाटा में न्यू स्कूल बनाने का कोई प्लान, कोई वो नहीं रखा था एडीपी में। हमारे एक्स-फाटा में अभी कोई इस साल कोई नया स्कूल नहीं बनेगा, एडीपी में नहीं है। तो ये सरासर जुल्म है। लाखों बच्चे हमारे स्कूल है, बेतालीम स्कूल नहीं चले जाते हैं। और हमारे जो इन लोगों ने हमारे साथ ये कलवाड़ किया, फिर हमारे साथ जब 3% एनएफसी का वादा किया हुआ था तो इस तरह है ना कि 2017 में 25 आईनी तरमीम पास हुआ है और 2017 के बाद बिल्कुल नज़दीक इन लोगों के गवर्नमेंट आए हुए, तो उसके साथ इमरान खान की 3.5 साल हुकूमत थी मरकज़ में और उसके साथ 4 सूबों में उसकी हुकूमत थी। लेकिन इन लोगों ने फाटा की तरफ बिल्कुल देखा ही नहीं है। फाटा को जो है ना, इसके फाटा के जितने भी पैसे थे फाटा के नाम से वो कहा रहे थे, बल्कि सूबे के वज़ीर आला कहा रहे थे। बल्कि इस हद तक खुदा की कसम आप सुन लेंगे सिफान साहब कि मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे गवर्नर, हमारे वज़ीर आला
हमारे वज़रा ये बता दे रहे थे तालिबान को, जब ये खुद ही बता दे रहे थे तो हमारे लोगों का क्या ठीक है सर, मुझे अनफॉर्चुनेटली ब्रेक पे जाना है सर, वाइंड अप भी करना है। आप दोनों से गुफ्तगू और बहुत जिससे कहा जाए कि गुफ्तगू हुई, आप दोनों ने अपने अपने जो सियासी सूरत हाल पे भी और अपने हलकों की सूरत हाल से भी कौम को आगाह किया कि वाकई में ऑन ग्राउंड का काम हुआ या नहीं हुआ। दोनों हज़रात का शुक्रिया अदा करते हुए एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। सिर्फ समराइज करने इस पूरे शो को हम आएंगे आफ्टर दिस ब्रेक, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।